मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कि वो उनको कभी भी धोखा नहीं देंगे। जनरल ज़ियाउल हक कभी भी बगावत नहीं कर सकते। जज मुश्ताक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अपनी किस बात का बदला लिया और साथ में ये भी जानेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कौन सी बहन की अपील को रिजेक्ट किया गया। मशरिक़ पाकिस्तान 1971 वार के बाद मगरबी पाकिस्तानी आर्मी को बैकफुट पे ले आई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन कैसे बैकफुट पे आई समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान की पोजीशन संभाली, उन्होंने सबसे पहले उस टाइम के सदर याहिया खान को उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया और जनरल गुल से फौज की कमान संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बरी फौज, नेवी और फ़ज़ाइया के 44 सीनियर अफसरान को यह कहते हुए फारिग कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और उनका पेट भी बाहर निकल आया है। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हुसैन भी उनके दिल से उतर गए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ऐसे चीफ की ज़रूरत पड़ गई जो उनकी हर बात पर उनका हुक्म आंखें बंद करके मान ले। दोस्तों, दी भुट्टो डॉन सिटी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान बुक में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हुसैन को उनकी पोजीशन से हटाने का हुक्म अपने स्टीनोग्राफर के बजाय अपने ही एक सीनियर एसोसिएट से टाइप करवाया। स्टीनोग्राफर एक टाइपराइटर जैसी मशीन है जो देखने में ऐसी लगती है। जनरल गुल हुसैन को डिसमिस का हुक्म देने के बाद भुट्टो ने अपने काबिले इत्मीनान पार्टनर गुलाम मुस्तफ़ा खरल से जनरल गुल हुसैन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हुसैन से उस वक्त तक कोई भी राब्ता ना हो जब तक कि उनके पसंद के ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का हुक्मनामा जारी ना हो जाए। दोस्तों, रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा, एक पब्लिक मीटिंग इस मकसद के साथ ऑर्गेनाइज किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हिमायत की ज़रूरत ना पड़ जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले कुछ ऑफिसर्स को एक फर्जी मीटिंग के लिए बुलवाया गया। इन्हें उस टाइम तक वहां रखा गया जब तक कि गुल हुसैन का रिजिग्नेशन लेटर नहीं ले लिया गया। गुल हुसैन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिक्का खान को पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकर्रर किया। टिक्का खान की जब चीफ ऑफ आर्मी की पोजीशन का टाइम पूरा हुआ तो टिक्का खान ने भुट्टो को चीफ ऑफ आर्मी की पोस्ट के लिए 7 लोगों के नाम की लिस्ट भिजवाई और उस लिस्ट में टिक्का खान ने खास तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं डाला था क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक को हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी। लेकिन भुट्टो ने इन्हें जनरल ज़ियाउल हक के नाम को ही सिलेक्ट करने के लिए कहा। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक ने यह कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो आर्मी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो अक्सर और बेशतर जनरल ज़िया के दांतों का मजाक बनाते। शायद यही वजह थी कि भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को कभी सीरियस यानी संजीदा नहीं लिया था। जबकि जनरल ज़ियाउल हक के बारे में तो एक स्टोरी बड़ी मशहूर थी कि एक बार जनरल ज़ियाउल हक सिगरेट पी रहे थे, उसी टाइम भुट्टो कमरे में आ गए। अब इस डर से कि भुट्टो उनको अपने सामने सिगरेट पीते हुए देखकर कहीं बुरा ना मान जाएं, जनरल ज़िया ने जल्दी से जलती हुई सिगरेट अपनी पॉकेट में डाल ली। थोड़ी देर के बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। इस कंडीशन को देखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह सोचा कि जो बंदा इनसे इस कदर डरता हो वो उनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। और इसी दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। भुट्टो की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। दोस्तों, ऑन बैंड जोन्स लिखते हैं कि भुट्टो के पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से वो आर्मी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्मी अफसरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसी और ही नज़र से देख रहे थे। आर्मी के ख्याल में यह था कि भुट्टो सियासत में अभी कमज़ोर हैं और वो हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं है। दोस्तों, मार्च 1977 को तमाम तर अपोजिशन मुखालफत के बावजूद भुट्टो ने आम इलेक्शन करवाए क्योंकि आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट पर आम पाकिस्तानियों ने यकीन नहीं किया। उसी टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को कौमी असेंबली की 200 सीट्स में से 155 सीट्स मिली, जबकि अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी नेशनल अलायंस को ज़्यादा एडवर्टाइज के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 36 सीट्स मिली। 1977 के इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी काफ़ी उरूज पर थी तो उस टाइम उसे सिर्फ 39% वोट मिले थे, जबकि इस इलेक्शन में इनका वोट बैंक 55% हो गया था। भुट्टो के खिलाफ अपोजिशन जमात की इलेक्शन कैंपेन के बावजूद इन्हें सिर्फ 39% वोट मिले थे। दोस्तों, कौसर नियाजी ने अपनी बुक लास्ट डे ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हफीज पीरजादा, रफ़ी रज़ा और अपने दोस्तों के साथ भुट्टो बैठे थे। हफीज पीरजादा की तरफ देखकर भुट्टो ने पूछा कि
हफीज कितनी सीट्स पर धांधली हुई होगी। हफीज का जवाब था कि सर 30 या 40 पर। भुट्टो ने पूछा कि हम अपोजिशन से इन सीट्स पर दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं कह सकते, हम इन सीटों पर इनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि भुट्टो ये चाहते थे कि वो लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हो, जबकि भुट्टो के एडवाइजर रफ़ी रज़ा इसके सख्त खिलाफ थे। भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार को एक और सीट्स की ऑफर की गई थी और उन्हें यह भी बताया गया था कि वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे, मगर उन्होंने इस ऑफर को कबूल करने से मना कर दिया और इस बात का रिजल्ट ये निकला कि इन्हीं को अगवा कर लिया गया ताकि वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स को नहीं पढ़ सकें। हफीज पीरजादा ने भुट्टो को बताया था कि इलेक्शन में गड़बड़ इस वाक़े से शुरू हुई थी। भुट्टो को देखकर पीपल्स पार्टी के 18 कैंडिडेट्स ने भी ये सपोर्ट मांगी थी कि कोई भी कैंडिडेट्स इनके खिलाफ खड़ा ना हो। दोस्तों, भुट्टो के एक एडवाइजर राजा अनवर ने फौजी बगावत से कुछ पहले भुट्टो और जनरल टिक्का खान की आपस में एक मुलाकात देखी थी। भुट्टो ने टिक्का खान से कहा, जनरल क्या आपको याद है कि आपने जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी। अब आपको ये बात मानना पड़ेगी कि मैंने उस टाइम सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो हालात का बहाना बनाकर अब तक ये इक़्तिदार संभाल चुका होता। 7 घंटे बाद ही जियाउल हक ने भी वही किया। भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया और भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्हें कसूरी के कत्ल का हुक्म दिया था। भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन बुक में लिखा है कि मौलवी मुश्ताक हुसैन 5 जजों के बेंच के सरबराह थे। भुट्टो के साथ पुरानी दुश्मनी भी थी, क्योंकि जब भुट्टो पावर में थे तो उन्होंने 2 बार जूनियर जजिस को उनसे पहले प्रमोट किया था। जब भुट्टो ने अदालत में खुसूसी तौर पर कटघरे में बैठे जाने के हुक्म पर गुस्से का इजहार किया तो मुश्ताक हुसैन ने तंज़िया अंदाज में कहा कि हमें मालूम है आप आराम तलब जिंदगी गुजारने के आदी रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल करते हुए हमने आपके लिए कटघरे में कुर्सी का इंतज़ाम किया है, वरना आपको आम मुजरिमों की तरह बेंच पर ही बिठाया जाता। जज मुश्ताक ने भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई। भुट्टो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फर्क से स्टंप लगा दी। दोस्तों, यहाँ पर ऑन जॉन्स पैंट बड़ी अहम बात लिखते हैं कि इससे पहले कभी भी कत्ल की साजिश के मुकदमे में मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई और ना ही अदालत के जजेस मुजरिम की सज़ा और जुर्म के बारे में एक साथ मुत्तफिक हुए थे। इस सज़ा पर यह भी सवाल उठे थे कि मुलजिम को उस टाइम कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था, हालांकि वो जाए वकू पर यानी कत्ल की जगह पर मौजूद ही नहीं था। भुट्टो ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, लेकिन इसे इस बेस पर रिजेक्ट कर दिया गया कि इसमें यह बहस नहीं की गई कि पिछले 2 मरहलों के फैसले में कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है। दोस्तों, जबकि रूस के सदर ब्रेंजेव, चीन के सरबराह हुआ ग्योफिंग और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के लीडरों ने भुट्टो की सजा माफ करने की अपील की थी, लेकिन जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी देने का इरादा कर लिया था, जबकि आखिर में मामला रहम की अपील की दरख्वास्त तक जा पहुंचा था। दोस्तों, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जेम्स कैलीगन ने जनरल जियाउल हक को 3 लेटर लिखे, जिसमें एक लेटर के आखिर में उन्होंने लिखा कि बतौर फौजी आपको एक बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास भी जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन तख्तेदार पर कभी भी नहीं। दोस्तों, भुट्टो की बहन शहर बानो इम्तियाज़ की तरफ से रहम की अपील की गई, लेकिन 1 अप्रैल 1979 को जनरल जियाउल हक ने रेड इंक में 3 अल्फाज लिखे, पटिशन इज रिजेक्ट, यानी अपील मुस्तरद की जाती है। अपने कमेंट से ज़रूर बताएं क्या पाकिस्तान में आज भी उसी तर्ज की सियासत नहीं है। दोस्तों, इस सिलसिला पाकिस्तान में कब तक चलता रहेगा, कब तक पाकिस्तान हमारा इस दलदल का शिकार रहेगा और कब हमारा मुल्क तरक्की करेगा, कब हमारे लोग तरक्की करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।